laws of motion when we carry out, right, in one dimension, two dimension and three dimension. The first thing that we do is do calculations related to the displacement, velocity, right, time, acceleration. बट इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि मोशन जो होता है उसकी वजह क्या है, राइट। सारे जो भी रीजंस है मोशन होने के, उससे रिलेटेड लॉज है, न्यूटन्स के लॉ है, राइट। फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन और ग्रेविटी, इन सब का कलेक्टिव इफेक्ट क्या आएगा, राइट। रोड पे कार जा रही है तो एक्सेट्रा जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं या जो भी लॉज या प्रिंसिपल्स मोशन करने के लिए ज़रूरी है या एक्ट हो रहे हैं मोशन के वक्त, वो सब देखेंगे। तो इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे कि जो बेसिक फंडामेंटल्स के जो लॉस मोशन को गवर्न करते हैं। सो लेटिंग स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स। सबसे पहला वर्ड है फोर्स। ये पता होना चाहिए, फोर्स इज ए पुश और ए पुल, राइट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो फोर्स है किसी चीज को धक्का देना या तो किसी चीज को खींचना, राइट। एडिशनली फोर्स को तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कुछ चीजें हैं कि राइट, इट विल प्रोड्यूस और ट्राई टू प्रोड्यूस द मोशन। जैसे कि मैं यहाँ पड़े किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मार रहा हूं तो या तो उसमें मोशन हो रहा है, राइट, या तो मोशन होने वाला है। सेकेंडली, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप द मूविंग बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल आ रहा है, तुमने पकड़ा तो यू अप्लाइड ए फोर्स ऑन द बॉल, उसको रोकने के लिए, राइट। या तो कोई हैवी चीज आ रही है, तुम कोशिश कर रहे हो कि उसको रोक पाओ, सो अंडर दैट इफेक्ट ऑल्सो यू कैन से दैट यू आर अप्लाइंग ए फोर्स। फिर डायरेक्शन अगर बदलने की कोशिश हो रही है तब भी हम ऐसा कहेंगे कि फोर्स एक्ट हो रहा है। जैसे व्हीकल के स्टीयरिंग व्हील को गोल घुमाने के लिए तुम्हें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। डायरेक्शन बदल रहे हो तुम व्हीकल की। सो ऐसा कोई भी सिनेरियो आपके सामने आता है, मतलब फॉर श्योर के फोर्स एक्ट हो रहा है। फोर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहली वाली है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा वाला है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स में? कांटेक्ट फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट होता है। फिजिकल कांटेक्ट होता है, किसी भी चीज को तुम छू कर, राइट, उसका डायरेक्शन चेंज करते हो या वन ऑफ द इफेक्ट जो भी ये ऊपर दिखे उनमें से कोई एक इफेक्ट आता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में नो फिजिकल कांटेक्ट, उसको छूने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या क्या एग्जांपल्स है इसके? सो कांटेक्ट फोर्स के अंदर आता है पुश, पुल, राइट। फिर उसके बाद में फ्रिक्शन, मस्क्यूलर फोर्स, ऐसे काफी सारे फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत है। मैकेनिकल फोर्स यानी मस्क्यूलर फोर्स हो गया, राइट। किसी भी चीज को मूव करने के लिए तुम्हें मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर लिमिटेड फोर्सेस ही है। कौन से है? एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वो फोर्स जो किसी भी दो मासेस को अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है विच इज बिटवीन द मासेस। कोई भी दो मास ले लो, लेट्स से ये मार्कर ले लो, ये बोर्ड ले लो, क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है? हाँ है। तो फिर ये मार्कर ऐसा हाथ में रखा हुआ है तो बोर्ड की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स तो है, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी कम है। उसका कैलकुलेशन दूसरे किसी चैप्टर में आएगा। बट ध्यान रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, राइट। कोई भी दो मास ले लो, राइट, कोई भी दो मास, तुम खुद हो, चेयर पड़ी हुई है रूम में, तो तुम्हारे और चेयर के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो फोर्स इतना छोटा है,
इसीलिए काफी छोटा है, इसीलिए ना तो चेयर तुम्हारी तरफ आ रही है ना तो तुम चेयर की तरफ जा रहे हो। बट जब मासेस बड़े हो जाते हैं लाइक प्लैनेट्स, राइट, सन, तो ये इतने बड़े बड़े मासेस है कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना एक्शन दिखाने लगता है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन, जो कि काफी बड़ा मास है, उसका ग्रेविटेशनल पुल, अट्रैक्टिव पुल इतना पावरफुल है कि सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर इक्वेशन याद रखना चाहो तो इक्वेशन ये है m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दो मासेस और उसके बीच का डिस्टेंस। दूसरा वाला जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है इलेक्ट्रिक बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या अट्रैक्टिव भी हो सकता है या तो ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा? जब दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्जेस सेम हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो चार्ज्ड बॉडीज पे एक्ट होता है, राइट। कोई भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। जैसे कि हम ड्राई हेयर्स पे कंघी घुमाते हैं, राइट, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाते हैं, इधर उधर यानी कि बाल में से कोम में चले गए या कोम में से बाल में आ गए, तो चार्ज आ जाता है, बालों में भी चार्ज आ गया, कोम में भी चार्ज आ गया, तो अट्रैक्शन होता है। पर अगर सिमिलर चार्जेस हो तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी इक्वेशन याद रखना चाहो तो ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q1 Q2 यानी दो चार्जेस और R मतलब डिस्टेंस उन दो चार्जेस के बीच में जो भी है वो। तीसरा वाला जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैग्नेट के बीच में होता है, ये भी अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव हो सकता है। अगर दोनों पोल्स सेम सेम है, राइट, तो रिपेल करेंगे, और अगर दोनों पोल्स अलग अलग है, नॉर्थ साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। कांटेक्ट फोर्स में पुश पुल फ्रिक्शन मस्क्यूलर फोर्स भी लिख सकते हो, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ये तीन ही फोर्स आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट है एरिस्टोटल्स फॉलेसी। ये कुछ थियरीज है या ऐसा कह सकते हो कुछ फिलोसॉफीज है जो बहुत सालों पहले, कई सेंचुरीज पहले इन फिलोसॉफर्स ने दी थी। एरिस्टोटल एक फिलोसॉफर था, तो उसने क्या कहा था कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है अगर बॉडी को तुम्हें मूव करना है तो। अगर बॉडी को मूव कराते रहना है तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, ऐसा उसने ऑब्जर्व किया था। लेकिन वक्त जाते जाते ये पता चला कि भाई ये जो अरिस्टोटल का स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? अगर अर्थ के लिए हम बात करें तो सही है कि तुमको कार चलाते रहनी है, कार को चलते हुए रखना है, तो इंजन को कंटिन्यूअसली फोर्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट क्या स्पेस में भी ऐसा होता है? स्पेस में ऐसा नहीं होता है। स्पेस में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया तो वो उसी स्पीड से जाता रहेगा, कहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। सो अर्थ के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है कि भाई अगर उसको मूव कराते रहना है, राइट, अगर उसको मूव कराते रहना है तो तुमको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। बट स्पेस में ये गलत साबित हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो स्टेटमेंट था एरिस्टोटल का गलत साबित हो गया, राइट। अल्टीमेटली अर्थ के ऊपर वैलिड है बट स्पेस में वैलिड नहीं है। There is a flaw in Aristotle's argument. A ball rolling on the floor stops because an external force of friction between the ball and the floor. Also, the resistance of the air opposes the motion of the ball. If there were no opposing force, the rolling ball would never stop. So, ये सेम चीज मैंने कही कि opposing force है इसीलिए वो रुक गया, right? Otherwise, ball जाते ही रहता. If we were to imagine a world without any frictional forces, no force will be required to keep the moving body uniformly along the straight line. मतलब कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, जो कि मैंने स्पेस के बारे में कहा, वहां फ्रिक्शन नहीं है, एक बार स्पेस क्राफ्ट स्पीड पकड़ के निकलता है
तो वो जाते ही रहता है, जाते ही रहता है, जाते ही रहता है। फिर आता है गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में कहा। गैलीलियो ने कहा कि भाई जो भी मास है वो एक अपना इफेक्ट दिखाता है। सो मास की वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं इनर्शिया। बहुत बड़ा मास है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा, अगर कम मास है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। सो गैलीलियो ने कहा, जो इनर्शिया के बेसिस पे गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया वो कुछ ऐसा था कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो अपना स्टेट जो रेस्ट वाला है वो बरकरार रखेगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपना जो यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में वो कंटिन्यू करेगी। ऐसा उसने कहा कि कोई भी मूविंग बॉडी मूव करती ही रहेगी और कोई भी रुकी हुई चीज रुकी रहेगी। अब इसमें भी प्रॉब्लम था, राइट? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स। वो खुद ब खुद ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकते हैं, ना तो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। तो ऑब्वियस है कि मूविंग कार है, मोशन में है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो कैसे रेस्ट में आता, है ना? और सपोज यहाँ पर एक रूम में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो मोशन में कैसे आएगा जब तक कोई उसको धक्का ना मार दे। और इसी चीज को फिर न्यूटन ने बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया, तो इसी लॉ को हम ऐसा भी कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद में आता है। फिर आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बहुत हैवी ट्रक 20 की स्पीड से जा रहा है, राइट? और एक साइकिल है जो 20 की स्पीड से जा रही हो। सो एक ट्रक और एक साइकिल दोनों की ही स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, और सामने यहां पर दीवार है। अब ये दोनों ही अगर दीवार से टकराते हैं तो क्या होगा? ट्रक भी टकराया, साइकिल भी टकराई, तो क्या होगा? तो तुम्हारा जवाब ऐसा होगा कि ट्रक के टकराने की वजह से दीवार जो है टूट जाएगी, और साइकिल के टकराने की वजह से दीवार को कुछ नहीं होगा बट साइकिल टूट जाएगी, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजन दोगे इसके लिए? तो इसमें रीजन कुछ ऐसा देते हैं हम कॉमन लैंग्वेज में कि भाई ट्रक भारी था, ट्रक की स्पीड ज्यादा थी, वगैरह वगैरह। बट फिजिक्स के टर्म्स में यहां पर हम कहेंगे कि ट्रक का मोमेंटम बहुत ज्यादा था। मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो ट्रक का काफी ज्यादा था, इसीलिए दीवार टूट गई। जबकि साइकिल का मास कम था, स्पीड तो दोनों की सेम ही है, सो ओवरऑल मास साइकिल का कम था, इसीलिए वो दीवार को नहीं तोड़ पाया। सो लीनियर मोमेंटम मतलब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पे अगर साइकिल की स्पीड तुम 50 भी ले लेते तो भी दीवार नहीं टूटती, साइकिल ही टूट जाती। सो रीजन यही है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मास ज्यादा था, मास कम था, या स्पीड ज्यादा थी, स्पीड कम थी। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम एग्जैक्टली कहेंगे कि मोमेंटम ट्रक का ज्यादा था इसीलिए दीवार टूट गई, साइकिल का मोमेंटम कम था, राइट? इसीलिए दीवार नहीं टूटी। सेम वे एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? ट्रक टकरा के पीछे जाएगा या कार टकरा के कहीं और चली जाएगी? तो इसमें भी सिंपल हम हमारे कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि ट्रक जब कार से टकराएगी तो कार ही कहीं दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, जबकि ट्रक का डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा। तो वजह यही है, राइट, कि भाई ट्रक का मोमेंटम काफी ज्यादा था तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कार का मोमेंटम कम था, उसकी मास और वेलोसिटी कम थी, इसीलिए कार कहीं और दिशा में चली गई। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तुम बड़े बच्चे भाग रहे हैं ग्राउंड में और कोई छोटा बच्चा आ जाता है सामने, तो तुमको कुछ नहीं होगा, तुम नहीं गिरोगे, राइट? बट वो छोटा बच्चा टकरा के तुरंत गिर जाएगा। अगेन रीजन इज सेम,
बड़ा बच्चा है मोमेंटम ज्यादा है, छोटा बच्चा है मोमेंटम कम था। फिर मोमेंटम के यूनिट्स, एसआई यूनिट मोमेंटम का है केजी मीटर पर सेकेंड, राइट, और सीजीएस यूनिट मोमेंटम का है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड और डायन सेकेंड, दोनों ही तरीके से नाम करो, याद रखो। ये फंडामेंटल फॉर्म में है। फंडामेंटल यानी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो उसके टर्म्स में यूनिट को याद रखना चाहिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहता है। और ये डिराइव्ड फॉर्मेट में है, राइट, किसी और फॉर्मेट में है, 7 फंडामेंटल के फॉर्मेट में और फिर डिराइव्ड फॉर्मेट। फिर ये कुछ ग्राफ है जो हमको मोमेंटम को समझने के लिए मदद करते हैं। क्या कहता है पहला ग्राफ? पहला ग्राफ कहता है कि देखो, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो लेट्स से मैं एक कार ले लेता हूं, राइट, तो कार का मास नहीं बदलने वाला है, बट मैं उसकी वेलोसिटी चेंज करता हूं। वेलोसिटी मैंने कर दी 20 किलोमीटर पर आवर, फिर वेलोसिटी बढ़ाई 40 किलोमीटर पर आवर, फिर मैंने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई 60 किलोमीटर पर आवर। तो मास सेम टू सेम है, कार तो वो की वही है, बट स्पीड बढ़ते जा रही है, तो साथ साथ में क्या होगा, उसका मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर याद रखना है कि ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा याद रखना है कि मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, प्रोवाइडेड दैट मास बदलता नहीं है। अब यहां पर क्या किया है कि वेलोसिटी वो की वही रखी है। लेट्स से हम वेलोसिटी फिक्स कर देते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, पर मास बदलते हैं। तो कार थी 60 के स्पीड पे, फिर हम साइकिल ले लेते हैं 60 की स्पीड पे, फिर स्कूटर ले लेते हैं 60 की स्पीड से। तो इन केसेस को भी कंपेयर करोगे तो मास अलग अलग है, स्पीड वही है, तब भी ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मोमेंटम अगर हम कांस्टेंट रखें, मोमेंटम अगर हम कांस्टेंट रखें और वेलोसिटी और मास का ग्राफ बनाए तो कर्व मिलेगा। इसको समझो। लेट्स से कोई कार है, तो कार का मास तो काफी कम होता है, राइट, कोई रेसिंग कार है, तो इंस्टेंटली वो काफी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, राइट, उनका एक्सेलरेशन काफी फास्ट रहता है, तुरंत ही काफी स्पीड पकड़ लेगी। अब कार से आगे पहुंचो तो लेट्स से ट्रक है, तो ट्रक का मास काफी ज्यादा है, तो उसको स्पीड पकड़ने में काफी टाइम लगेगा। और लेट्स से ट्रेन ले लो, तो ट्रेन का मास तो और भी ज्यादा है, तो उसको भी स्पीड पकड़ने में काफी टाइम लगेगा। तो अगर मास बढ़ते जाता है, मास बढ़ते जाता है, तो स्पीड पकड़ने में काफी टाइम लगता है। सो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मास वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ होगा कर्व। जितना ज्यादा मास उतना ही वक्त लगेगा उसको स्पीड पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो भी मोशन होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट, उससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन दिए और उन एक्सप्लेनेशंस को उसने कहा लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट या तो स्टेट ऑफ मोशन until and unless acted upon by some external force। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहर से आके उसका स्टेट रेस्ट से मोशन में नहीं लाता या मोशन से रेस्ट में नहीं लाता, राइट। जैसे कि बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये बॉल अपने आप नहीं रुकेगी, कोई बाहरी फोर्स उसको रोकेगा। कौन सा फोर्स रोकता है बॉल को? जब हम बॉल को ग्राउंड पे रोल करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स बॉल को रोक देता है। सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
जिस रेट से लीनियर मोमेंटम बदलेगा, राइट, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना अप्लाई किया है। लेट्स से फुटबॉल पड़ा हुआ है, तुम धीरे से किक मारो तो बॉल थोड़ी सी ही स्पीड पकड़ेगा, छोटा चेंज आया लीनियर मोमेंटम में, पहले रेस्ट पे था तो मास इंटू वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो थी, और फिर उसको तुमने किक किया तो मास तो वो का वही रहा, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। अब मैंने फोर्स धीरे से लगाया था, अब मैं जोर से किक लगाऊंगा तो उसके पास ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी। वही सेकंड लॉ कहता है कि मोमेंटम में जो बदलाव आएगा या जितनी स्पीड में मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा फोर्स पे। ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज होगा, कम फोर्स लगाओगे मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। फिर थर्ड लॉ जो कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं अगर दीवार पे जोर से मारूंगा तो रिएक्शन में मेरे भी हाथ पे उतना ही जोर से लगेगा, राइट। सो एक्शन और रिएक्शन, इस चीज में ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैंने दीवार को मारा, राइट, और बदले में दीवार ने मुझको फोर्स लगाया, तो एक्शन किसी और पे हो रहा है, रिएक्शन सामने वाला फर्स्ट बॉडी को दे रहा है। सो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, राइट। जैसे हम ये स्केटिंग शूज पहनते हैं तो जितनी स्पीड से पीछे की तरफ धक्का मारेंगे उतनी ही स्पीड से या जितनी ही फोर्स से हम पीछे धक्का मारेंगे उतना ही फोर्स हमें एक्सपीरियंस होगा आगे जाने में। और इन्हीं का एक्सप्लेनेशन, राइट, इन अदर वर्ड्स कि जब तक नो नेट फोर्स मतलब फोर्स अगर जीरो है तो वेलोसिटी बदलेगी नहीं, बॉडी की वेलोसिटी सेम टू सेम रहेगी। तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखते हैं कांस्टेंट, या तो तुम कह सकते हो कि वेलोसिटी रहेगी यूनिफॉर्म। सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी, राइट, जो ये कहा है इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये इक्वेशन कैसे आया हम आने वाले पार्ट में देखेंगे। और थर्ड लॉ का कहने का मतलब है जब दो बॉडीज इंटरैक्ट करती है, इंटरैक्ट का मतलब है धक्का मारना या कांटेक्ट में है, जैसे कि मैं जमीन पे खड़ा हूं तो दो बॉडीज कांटेक्ट में है, तो तब क्या होगा, जितना फोर्स मैं नीचे लगा रहा हूं उतना ही फोर्स जमीन ऊपर की तरफ मुझे लगाएगी। जो सरफेस से ऊपर की तरफ लगता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, आर या एन से डिनोट होता है, आर या एन, कैपिटल एन। सो कहने का मतलब है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखो कि फोर्स अगर जीरो है उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। कन्वर्सली भी हम कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन बॉडी का जीरो है मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं हर लॉ को लेकर कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless acted upon by some external force। so force एक external इफेक्ट है या एक्सटर्नल एफर्ट है पुश या पुल के फॉर्मेट में, जो या तो बॉडी को रोकेगा या तो बॉडी को मूव कराएगा। गेंद आ रही है, मुझे रोकना है तो मैं उसको ऐसे पकड़ूंगा तो मैंने फोर्स अप्लाई किया जो कि बॉल को रोक देगा। मुझे फुटबॉल को दूर भेजना है तो मैं पुश करूंगा, मैं उसको किक मारूंगा, बॉल फ्लाई करके आगे के डायरेक्शन में चली जाएगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको इनर्शिया के बारे में जानकारी देता है। इनर्शिया यानी मैंने कहा कि इनर्शिया मतलब मास की वजह से होने वाला इफेक्ट। ज्यादा मास है उसको रोकने में भी उतना ही टाइम लगेगा, कम मास है तुरंत रुक जाएगा, है ना। बॉल आ रही थी मैंने पकड़ी तुरंत रुक गई, बट बॉल की जगह पे समझो कि मिसाइल आ रही है तो क्या मैं उसको हाथ से रोक पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। मास ज्यादा
रोकने में उतनी ही तकलीफ होगी। इवन वेलोसिटी के भी टर्म्स में कह सकते हो कि स्पीड भी अगर बहुत ज्यादा है तो भी तुम उसे नहीं रोक पाओगे। सो फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है, इट इज ए इनएबिलिटी, ये वो प्रॉपर्टी है कि स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप बदलने नहीं देती। यानी मास वो रीजन है जिस वजह से चलती हुई बॉडी रुक नहीं सकती और रुकी हुई बॉडी एकदम से चल नहीं सकती। तुम दौड़ रहे हो, मैं कहूं स्टॉप, तो क्या तुम तुरंत स्टॉप हो पाओगे? नहीं, तुम एक दो कदम आगे जाके रुकोगे। कोई बहुत ही हैवी इंसान दौड़ रहा है, उसको बोलूंगा रुक, तो वो 3-4 कदम आगे तक जाएगा। ट्रक जा रहा है, बड़ा मास हो गया, अब उसको हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या वो तुरंत रुकेगा? वो भी काफी आगे जाके ही रुकेगा। तो वही कह रहा है कि इनएबिलिटी, कि वो चीजें रुक नहीं पाएंगी इंस्टेंटली, वो कुछ वक्त लेगी रुकने के लिए, या तो रुकी हुई है तो चलने के लिए वक्त लेगी। वो डिपेंड करता है मास पे। जैसे तुमको कहा जाए कि भागो तो तुम तुरंत भागने लगोगे, बट अगर ट्रक को चलाना हो तो बहुत धीरे 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 वो चलना स्टार्ट करेगी। इनफैक्ट ए बॉडी अपोजिस एनी एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी अपोज करती है एक्सटर्नल फोर्स को जो कि उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन बदलना चाहता है ना। जैसे कार है, अब उसको अकेले तुम धक्का लगाने की कोशिश करो तो नहीं लगा पाओगे, कार थोड़ी बहुत हिलेगी लेकिन तुम उसको मोशन में तो नहीं ला पाओगे। तो रीजन क्या है? रुकी हुई थी वो, अब उसको चलाने के लिए कुछ ज्यादा ही फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो चलने लगेगी। और एक बार रोल होना शुरू हो गई फिर तुम अकेले धक्का मार पाओगे। तो ये स्टेटमेंट वही कह रहा है कि बॉडी अपोजेस एनी एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राइज टू चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। Hence, Newton's first law defines inertia and it is called as law of inertia. So, ये एक क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है। क्वालिटेटिव यानी शब्दों में एक्सप्लेनेशन है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। क्वांटिटेटिवली मतलब अगर तुम मैथमेटिकली मेजर करना चाहो तो इनर्शिया का मतलब निकलता है मास ऑफ द बॉडी। Quantitatively, inertia of the body, right, in linear motion is measured by the mass of the body. Heavier the body, greater is the force required. मैंने कहा ट्रक है, ज्यादा फोर्स लगेगा रोकने के लिए या चलाने के लिए। सो ये है इनर्शिया के बारे में। 3 तरह के इनर्शिया होते हैं, मतलब कोई भी मास है तो वो 3 अलग अलग स्थितियों में हो सकता है। या तो वो रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ये एग्जांपल तुम देख सकते हो, देखो बॉल रुका हुआ था, अब मैंने सडनली इस प्लैंक को खींच लिया, तो क्या हुआ? स्टेटमेंट देखा हमने कि जो भी बॉडी रुकी हुई है, राइट, वो अपने में आने वाले चेंज को अपोज करेगी। तो प्लैंक तो हट गया पर बॉल जो कि रुका हुआ था रुका ही रह गया, अल्टीमेटली वो ग्लास के अंदर गिर गया। घर पे भी तुम ये ट्राई कर सकते हो, राइट। सडनली ऐसा कार्डबोर्ड या कुछ खींच दोगे क्विकली तो कार्डबोर्ड मोशन में आ जाएगा बट गेंद मोशन में नहीं आएगी, राइट। फिर यहां पर भी देखो लीव्स के पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था तो वो रेस्ट पे ही रह गए, जबकि नेट नीचे चली गई। नेट जो मोशन वाला इंसान था उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, नीचे चली गई। बट लीव्स जो कि लूजली अटैच थे, यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है, कौन सी चीज फर्मली अटैच्ड है, कौन सी चीज लूजली अटैच्ड है ना। अब ये प्लैंक के साथ में यहाँ पे कोई स्क्रू लगा दोगे उस पे तो स्क्रू उसके साथ में अच्छे से फिक्स्ड है तो स्क्रू भी प्लैंक के साथ साथ में आगे चला जाएगा। बट स्क्रू को ऐसे ही रख दोगे प्लैंक पे और प्लैंक खींच लोगे तो स्क्रू उसकी जगह पे ही रुक जाएगा। बुक के साथ भी ट्राई कर सकते हो कि भाई ऐसे बुक रखी हुई है, नीचे पेपर रखा हुआ है, पेपर खींच लो, पेपर बाहर आ जाएगा, जो बुक है वो वहीं पे ही रह जाएगी।
क्यों? क्योंकि बुक के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। यहाँ पे क्यों लीव्स पीछे रह गए, पत्ते क्यों पीछे रह गए? क्योंकि पत्तों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। क्या कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगी इवन दो उनको मोशन में लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स तो लगा जो कि बॉल को मोशन में लाना चाहता था, बट बॉल ने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से खुद का स्टेट रिटेन किया और वो वहीं पे रह गया। सेम वे यहां पर भी देखो, ये इनर्शिया ऑफ मोशन को दिखाता है। नेक्स्ट वाले में हम उसको देखते हैं। सो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट? बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तुम बस में बैठे हुए हो, बस अचानक से स्टार्ट होती है तो क्या होता है? पीछे की तरफ झटका लगता है। हमारे पास में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, राइट? तो उसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी ने अपना रेस्ट वाला स्टेट कंटिन्यू किया एंड इट एक्सपीरियंस्ड ए बैकवर्ड जर्क। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो अपना स्टेट बदलने से इनकार करेगी। अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, वो अपना स्टेट बदलना नहीं चाहेगी। देखो कार रुक गई पर ये बॉडी मोशन में ही थी, अल्टीमेटली उसको आगे की तरफ झटका लगा। इसीलिए कहते हैं कि कार में सीट बेल्ट बांधने चाहिए। सीट बेल्ट बांधने से हम कार के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं। कार रुकेगी, सीट बेल्ट की वजह से हम भी रुक जाएंगे। अगर हम लूजली कनेक्टेड है कार से, मतलब कि बिना सीट बेल्ट के बैठे हुए हैं, तो कार तो रुक जाएगी लेकिन झटका इतना जोरदार होगा कि हमारा सर स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराएगा या तो कांच तोड़ के बाहर भी आ जाए। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, मास की वजह से। मास ज्यादा तो इनर्शिया का इफेक्ट भी ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया ऑफ का इफेक्ट भी कम। कोई मोटा इंसान है तो उसको ज्यादा झटका लगेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। पतला इंसान है उसको कम झटका लगेगा क्योंकि उसका मास कम है। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। यहाँ पे भी देखो, जैसे ही ब्रेक्स लगाई इंसान का सर आगे की तरफ गया। अब क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधा हुआ था इसलिए पूरा कांच तोड़ के वो बाहर नहीं आया। सो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में भी यही कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेंटेन करेगा। अब अचानक कार टर्न लेती है तो उसको दूसरी तरफ झटका फील होगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो बॉडी अपने आप खुद का डायरेक्शन भी बदलने से इनकार करती है। इनएबिलिटी यानी इनकार करना डायरेक्शन बदलने से, राइट? डायरेक्शन बदलने से इनकार करना। हम जब सीधी जा रही है बस, टर्न मारती है, हम ऐसे गिर जाते हैं। ज्यादा स्पीड में टर्न मारती है, हम ज्यादा झुक जाते हैं। सो डायरेक्शन भी बदलने से इनकार करती है बॉडी। सो तीन तरह के इनर्शिया हुए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट का मतलब है कि मोशन में आने से इनकार करना, इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है रेस्ट में आने से इनकार करना, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि जो भी स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं वहां से अपना डायरेक्शन चेंज करने से इनकार करना। क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। क्वालिटेटिवली हमने देख लिया, क्वालिटेटिवली क्या कहता है सेकेंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखे तो वो कैसा होगा? सो मैथमेटिकल फॉर्मेट में इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज मतलब डिवाइड बाय टाइम, किसका रेट ऑफ चेंज? लीनियर मोमेंटम का। सो लीनियर मोमेंटम का चेंज जो कि ट्रायंगल पी, डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज इन मोमेंटम, वक्त के साथ साथ जो भी मोमेंटम में बदलाव आता है वो डिपेंड करता है फोर्स पे, प्रोपोर्शनल का सिंबल। इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करें
तो लेट से एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास m था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। अब किसी फोर्स, कोई फोर्स F अप्लाई करने की वजह से मास तो बदलेगा नहीं, पर उसकी वेलोसिटी कुछ बदल गई, है ना। बॉल था, कुछ स्पीड में जा रहा था, किसी ने उसको लात मारी तो उसकी वेलोसिटी बदल गई। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बॉल का, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम कितना हुआ बॉल का, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम कैसे ढूंढेंगे, तो वो ढूंढने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है mu। इसको हम लिखेंगे v माइनस u। अब इसी चीज को मैं इधर यूज कर लूं तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा m v माइनस u अपॉन t प्रोपोर्शनल टू f। v माइनस u अपॉन t चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेफिनेशन याद करो, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसको, एक्सेलरेशन। सो ma इज प्रोपोर्शनल टू f। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कुछ कांस्टेंट रख देंगे इधर। इस कांस्टेंट की वैल्यू साइंटिस्ट ने ढूंढी थी जो कि थी 1। अल्टीमेटली मिला हमें f इज इक्वल्स टू ma। सो ये है क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल फॉर्मेट में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ का मतलब। तो सेकंड लॉ हमको फोर्स का इक्वेशन देता है कुछ इस तरह से। डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ द फोर्स। तो फोर्स के दो तरह के यूनिट्स है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब है कि जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मतलब कि मैं ऐसा कहूं कि 100 किलोग्राम का फोर्स, तो अर्थ पे 100 किलोग्राम का फोर्स तुम नहीं उठा पाओगे, पर अगर तुम मून पे चले गए तो 100 किलोग्राम का फोर्स आराम से उठा पाओगे क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, राइट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जबकि मैं अगर ऐसा कहूं कि एब्सोल्यूट यूनिट्स में है न्यूटन, तो अगर मैं ऐसा कहूं, एक्चुअली में ये n छोटा आना चाहिए रूल्स के हिसाब से। अगर पूरा न्यूटन लिखते हैं तो n छोटा आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई 100 न्यूटन का फोर्स, तो 100 न्यूटन का फोर्स जितना अर्थ पे तुम्हें फील होगा उतना ही यूनिवर्स में कहीं पे भी फील होगा। एब्सोल्यूट यूनिट्स ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते, वो सब जगह पे एक जैसे रहते हैं, वही एब्सोल्यूट वर्ड का मीनिंग है। ग्रेविटेशनल फॉर्मेट में है kgf, cgs में है gf ग्राम फोर्स, और यहां पर है डायन। डेफिनेशंस इनकी आनी चाहिए। हमारे पास में फोर्स का फॉर्मूला है ma, राइट। इसी से हम जो डेफिनेशन है बता सकते हैं, राइट। 1 kgf का अगर फोर्स मुझे चाहिए, 1 kgf का फोर्स मुझे अगर चाहिए तो मास कितना होना चाहिए, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ग्रेविटी जितना। इसी चीज को शब्दों के फॉर्म में लिख दो तो वो हो गया 1 kgf का डेफिनेशन। क्या होगा कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg experiencing acceleration due to gravity, then the force experienced by body is 1 kg। इसको काफी अलग अलग तरीके से तुम खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो। सेम वे ग्राम फोर्स को हम क्या लिखेंगे, तो ग्राम फोर्स के लिए मुझे अगर 1 ग्राम फोर्स का 1 ग्राम फोर्स चाहिए तो 1 ग्राम की बॉडी लेनी पड़ेगी और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाना पड़ेगा। तो इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इट इज ए फोर्स experienced by a body of mass 1 gram under the effect of acceleration due to gravity। और इसी तरीके से तुम इसको भी लिख सकते हो न्यूटन में। सो न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूटन के लिए सपोज तुम्हें 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए
तो मास लेना पड़ेगा 1 kg का और एक्सेलरेशन उस मास में होना चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कैसे कि व्हेन ए बॉडी ऑफ 1 kg is accelerated by acceleration of 1 meter per second square, then the force on body is 1 न्यूटन, या तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज 1 न्यूटन। सेम वे डायन के लिए 1 डायन का फोर्स होगा, 1 डायन के फोर्स के लिए 1 ग्राम का मास और एक्सेलरेशन होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी हम वर्ड्स में लिख सकते हैं कैसे? इसको हम लिखेंगे कि व्हेन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम इज एक्सेलरेटेड बाय acceleration of 1 centimeter per second square, then the force experienced by body या तो force acting on body is 1 डायन। सो ये डेफिनेशंस भी सारी याद आ रहने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन। सो 1 न्यूटन कितना डायन होता है, 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है? सो इसको ऑब्टेन करने के लिए 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको CGS फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो क्योंकि डायन CGS फॉर्मेट में है। तो kg का CGS क्या होता है? 1000 ग्राम्स। मीटर का CGS क्या होता है? सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 10 टू दी पावर 5, 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 टू दी पावर 5 डायन। मतलब कि 1 न्यूटन का फोर्स होता है 1 लाख डायन जितना। KGF और GF के बीच में सिंपल रिलेशन है, राइट। 1 KGF, kg का मतलब होता है 1000, सो 1000 ग्राम फोर्स। इनर्शियल मास और नॉन इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास क्या होता है? नॉन इनर्शियल मास। इनर्शियल मास वो होता है जब न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हैं। हमने देखा कि जैसे ही मोशन स्टार्ट होता है हमें झटका फील होता है, मोशन स्टॉप होता है हमें आगे की तरफ झटका फील होता है। तो जब भी बॉडी में ब्रेक्स लग रही है, यानी कि डिसेलरेशन हो रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है, तब झटका फील होता है, यानी कि न्यूटन के लॉ ओबे नहीं होते। तो जब भी फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड। फिक्सियस फोर्स या एक्सेलरेशन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं कि लिफ्ट के अंदर, राइट, लिफ्ट के अंदर हो तुम और जैसे ही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करती है तो तुम्हें क्या होता है? नीचे की तरफ झटका फील होता है। यानी एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो उसका अपोजिट फिक्सियस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और ये फिक्सियस एक्सेलरेशन जो कि टेम्पररी होता है, फिर तुरंत ही लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड में आ जाती है। कांस्टेंट स्पीड में आने का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो इनिशियली जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तुमको नीचे की तरफ फोर्स लगता है, राइट, और वो नीचे की तरफ फोर्स एक फिक्सियस एक्सेलरेशन की वजह से लगता है। तो जब भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा हो तब वो नॉन इनर्शियल मास कहलाता है, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वो इनर्शियल मास कहलाता है। दूसरा एग्जांपल, कार में, हाई स्पीड कार में बैठो और तुरंत उसका एक्सेलरेशन दबा दो तो तुमको ऐसा पीछे की तरफ एक कंटिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस होगा जब तक के वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो जाए। इवन टू व्हीलर पे भी जैसे ही हम काफी ज्यादा थ्रॉटल या काफी ज्यादा एक्सेलरेशन दे देते हैं तो हमको काफी हद तक, राइट, ऐसा पीछे हो जाते हैं। क्यों? जब भी एक्सेलरेशन होता है नॉन इनर्शियल मास कहलाता है,
और तब एक फिक्चियस एक्सेलरेशन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। तो खास करके लिफ्ट में जब भी एक्सेलरेशन हो रहा हो, बस जब स्पीड पकड़ती है तब हमें मोमेंटरीली पीछे की तरफ झटका लगता है, जब ब्रेक लगाती है डिसेलरेशन हो रहा हो तब मोमेंटरीली आगे की तरफ झटका लगता है। तो ये है इनर्शियल मास, नॉन इनर्शियल मास। इतना नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल्स देखते हैं।